हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी ये तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर सेकंड और जीएस पेपर फोर्थ के बारे में, यानी कि जो मेंस एग्जामिनेशन है। यूके पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड पीसीएस में लंबे समय के बाद भर्ती आती है और अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर किस तरह का जो सिलेबस है उसको डिफ़ाइन किया गया है, उसको लेकर काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला है। उसमें मैथ का वेटेज बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। ठीक है, तो मैथ का वेटेज आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी कि सीसेट पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें जीएस पेपर सेकंड यानी कि जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी पैटर्न पर आधारित है। जो आपने मेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ बुक्स पढ़ी हैं या फिर आपने कभी उसका अध्ययन किया है तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब चीज़ उसमें डिफ़ाइन किया गया है। और ये मेरे जो नोट्स हैं, मेरे नोट्स यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन को लेकर जीएस के पेपर को शॉर्ट नोट बनाए जो मैंने तैयार किए हैं शॉर्ट नोट, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी सारे टॉपिक जो हैं उसमें डिफ़ाइन किए गए हैं यूके पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको सिलेबस के एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक है और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। और इस बार ये भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो मेंस एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स के बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम मिलेगा आपको, बहुत ही कम टाइम मिलेगा। उस अवधि में आपको मेंस को कैसे टैकल करना चाहिए तो वो आपको पहले ही रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा या फिर आप साथ में पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं। और विशेष रूप से जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उससे पहले आपको 2 या 3 महीने पहले आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे, ताकि आप जो छँटनी परीक्षा है यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको क्लियर करके आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हों। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर सेकंड के बारे में, यानी कि जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं और शासन प्रणाली है, जो हमारा सामाजिक न्याय है, राज्य व्यवस्था है और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज यानी कि टोटल जो टॉपिक हैं वो 20 टॉपिक हैं। 20 टॉपिक इसमें जो है गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो हो गया और पंचायती राज हो गया। तो इसमें लगभग सभी कुछ शामिल हो जाता है। तो अभी आपको कैसे तैयार करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक टॉपिक को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेबस नोट किया था, सिलेबस नोट करने के साथ साथ मैंने एक एक टॉपिक पे इसका विशेष अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे इसके जो एरियाज़ हैं, कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उन पे मैंने विशेष ध्यान दिया। तो उसके आधार पे मैंने ये अपना जो नोट्स है वो तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 9 टॉपिक हैं यानी कि 9 टॉपिक जो हैं वो हो गए हमारा जो संविधान वाला पोर्शन है। तो वहाँ से हम संविधान को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 11वीं की एनसीईआरटी है और एक जो है संविधान सिद्धांत और व्यवहार है और एक मूल्य वाली एनसीईआरटी है। ठीक है, वैल्यूज़ वाली एनसीईआरटी है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। आप उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 10, 11, 12 3 टॉपिक जो है सोशल जस्टिस के दिए हैं, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 टॉपिक हैं यानी कि गवर्नेंस वाला पार्ट है, जो टॉपिक हैं शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक है, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, संस्थागत एवं अन्य उपाय, इस तरह से लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो ये गवर्नेंस का पार्ट हो जाता है।
13 14 यानी कि ये भी सोशल जस्टिस का पार्ट है। और इसमें 5 टॉपिक हो गए आपके, सोशल जस्टिस हो गया, और बाकी जो बचे टॉपिक हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किस तरह से शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो आपकी गहनता से बनी रहेगी और आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाएगी टॉपिक पर। आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन अगर आ जाता है, जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी आता है और मेंस एग्ज़ाम में भी आता है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो किस तरह से बनती है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट है, तो आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट को आप बहुत ही शॉर्ट वे में आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है मेंस में कि फंडामेंटल राइट का मूल अधिकार के मूल होने का कारण, ठीक है, तो आप इसको जो थोरोली आप रिवाइज करेंगे, आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको तैयार करना है कि फंडामेंटल राइट का क्या कार्य होता है, ये राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हैं, ठीक है। राज्य फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कोई नीति नहीं बना सकता, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। और जैसे अगर पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट और मानव अधिकार में क्या अंतर है, तो आप इस तरह से इसको भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि मूल अधिकार और मानव अधिकार के बीच अंतर कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप इसको भी मतलब चार चार या पाँच पाँच की पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो एकदम बुलेट पॉइंट होने चाहिए। आपको देखते के साथ आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाए कि क्या क्या लिखना है और कहाँ कहाँ लिखना है। तो सबसे पहले देखने में आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो UKPCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा मेंस एग्जामिनेशन, तो उसमें एक चीज़ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल ऊपर मिलेगा, उसके नीचे बिल्कुल जगह छोड़ी भी मिलेगी। जितने शब्दों में आपको पूछा जाएगा उतने शब्दों में आपको उत्तर देना है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो है जितनी भी जगह बची हुई है उसको सबको भरना है, ठीक है। जितना भी आपको आ रहा है उसको सबको भरना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मूल अधिकार के मूल होने का कारण क्या है, जैसे कि मेरे नोट्स में है। तो उदारीकरण का मूल अधिकारों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है या पड़ा है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको तैयार करना होगा। जैसे 1991 में उदारीकरण हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सरकारी संस्थाओं, ठीक है। जब ये सब चीज़ होगा, उदारीकरण होगा, तो निजी कंपनी का प्रवेश बढ़ेगा। तो आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट में हमारा जो रिजर्वेशन है, तो वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। तो जब निजी कंपनी में प्रवेश होगा तो वो उसकी मौलिक अधिकार की जो शक्ति है वो कम होगी। और इसके अलावा देख सकते हैं कि मूल अधिकार दायरा सीमित होगा, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये शॉर्ट में समझने का तरीका है एक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखें कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है नीति आयोग को लेकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नीति आयोग से अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और काफ़ी हद तक नीति आयोग से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो नीति आयोग को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें तैयार किया था एक पेज में, मैंने आधा पेज भी मेरा पूरा नहीं लगाया, तो नीति आयोग मेरा मतलब पूरा तैयार है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से पूछ सकता है, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, नीति आयोग के कार्यप्रणाली कैसी है, नीति आयोग की जो योजना संरचना है वो किस प्रकार कार्य करती है, ये संघवाद की नीति पर आधारित है। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पंचायती राज एक बड़ा टॉपिक है। पंचायती राज एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने 1 से 2 पेज में इसको समेट दिया है। पंचायती राज को किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, जैसे ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पंचायती राज संविधान सभा उदारवाद, समाजवादी, गांधीवादी इसके सिद्धांत हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख है। पंचायती राज का गठन है, जैसे कि आपको पता है DPSP में दिया गया है। पंचायत क्रियान्वयन, भारी औद्योगिकरण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें कौन कौन सी समिति बनी थी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता ने इसके त्रिस्तरीय पंचायत समिति को जोड़ने का जो है प्रावधान किया था और उसको बताया था। और 73वां संविधान संशोधन, ठीक है,
इसके द्वारा ये लाया गया था, तो आप सबको पता है। और जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई थी, तो अशोक मेहता समिति द्वारा ये जनपद और मंडल तालुका के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए लाया गया है? वित्त का विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है। वित्त आयोग अनुशंसा करता है, जो राज्य वित्त आयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पंचायत का निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मैंने लगभग सारी चीज़ें ही इसमें समेट के रखी हैं। तो क्वेश्चन जिस प्रकार भी बने, आपको केवल इतना तैयार रहना कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, मैं उसको डील करने की स्थिति में हूँ, ठीक है। जब मुझे वहाँ पे सोचना ना पड़े कि मैं इसमें क्या लिखूँ, तो वो कब आएगा? वो आपको आएगा जब आप लगातार चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और आपको ये पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो पिछले वर्षों में पेपर पूछा गया है, ठीक है, जो जीएस का पेपर पूछा गया है, अगर जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आप दृष्टि का जो मेंस का जो कंपाइलेशन आता है वो आप अपना प्रेफर कर सकते हैं, उसको सोर्स के रूप में आप अपना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पंचायत निर्वाचन का हो गया, और जैसे नगरीय शासन है उसमें भी सेम आपको यही अपनाना है, यही जो आपका रणनीति है यही अपनानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे बैठ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन काफ़ी हद तक डील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पंचायती राज हो गया। इसके अलावा कुछ आयोग हैं, आयोग को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आयोग के भी शॉर्ट नोट आपके रेडी होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो गवर्नेंस है, सेकंड पेपर में गवर्नेंस का पार्ट दिया है। गवर्नेंस के पेपर को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मेरा जो शॉर्ट्स है, ठीक है, एक तो मैं ये गवर्नेंस के जो शॉर्ट नोट हैं वो रखता हूँ अपने साथ में, गवर्नेंस के जो मैंने अपने पर्सनल बनाए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो विज़न का जो प्रिंट मटेरियल आता है, ठीक है, मैंने लिखा है प्रिंट मटेरियल नोट्स, इसके साथ साथ हमको प्रेफर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे शासन क्या है, ठीक है, पूछ लेता है क्वेश्चन, शासन क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं, शासन के हितधारक क्या हो सकते हैं, स्टेक होल्डर ऑफ गवर्नेंस। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने जो सोर्स तैयार किया है, ये कई सारे जो मटेरियल होते हैं, जैसे विज़न है, दृष्टि है, या लेक्सिकन की बुक है, तो उसको साथ में रख के मैंने तैयार किया है, ठीक है। जैसे इस तरह से डिज़ाइन बना के आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि गवर्नेंस के क्या पार्ट होते हैं, गवर्नेंस क्या कार्य करती है। इसके अलावा सुशासन, गुड गवर्नेंस, क्या है कि जो वर्तमान में सरकारें हैं, ठीक है, वो सुशासन को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और सुशासन को बढ़ावा दे रही हैं। सुशासन के क्या कार्य हो सकते हैं, सुशासन किस लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सुशासन में आप जैसे ये डिज़ाइन बना के समझा सकते हैं उनको कि सहभागितापूर्ण, सर्व सहमति उन्मुख, ठीक है, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, उत्तरदायी है, अनुक्रियात्मक है, प्रभावी और कुशल होती है, समतापूर्ण और समावेशी, कानून का शासन पालन करने वाला, ठीक है। ये गुड गवर्नेंस के पार्ट हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल। देखिए, कुछ भी चीज़ है, हमारे दिमाग में कितना भी ज्ञान क्यों ना भरा हुआ हो, कुछ भी क्यों ना हो, अंतिम रूप से आपके पेन पे आना चाहिए, ठीक है। जब आप लिख रहे हो क्वेश्चन तो वो आपके हाथ पे आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो जो ज्ञान है, जो मैंने अर्जित किया है, उसको मैं अपने पेन के द्वारा कैसे उन तक पहुंचाऊं। अंतिम रूप से आपकी जो मार्कशीट है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, वो ही जो एग्जामिनर है उसके पास जाएगी, ठीक है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कितना भी आपने पढ़ा हो, अगर आप अपनी बात बहुत ही बेसिक भाषा में उनको नहीं समझा पा रहे हैं, लिख के नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपके नंबर घटने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपके नंबर कम हो जाएंगे। वहीं अगर आप अच्छे तरीके से बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उनको समझाएंगे तो आपके नंबर आने के चांस बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। जो अंतिम रूप से जो लिस्ट आती है, ठीक है, उसमें जो मार्क्स की लिस्ट आती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जो गवर्नेंस है वो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में सुशासन को लेके कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशन है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहली बात इथिक्स, जैसे ये गवर्नेंस है उसको आप तैयार कर सकते हैं। जो दृष्टि के नोट्स हैं, ठीक है, उसको आप अपना सकते हैं, या फिर लेक्सिकन की कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सुशासन की पहल है, ठीक है,
गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, ठीक है। तो आप उसको कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या क्या पहले की गई हैं सुशासन को लेकर सरकार द्वारा। जैसे एक सरकार जो है एक रास्ता अपनाती है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति को अपनाती है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। और साइड में ये जो जगह छोड़ रखी है मैंने, ये जो साइड में जगह हैं ये इसलिए मैंने छोड़ी हैं ताकि यहाँ पर एक बेहतर उदाहरण लिख सकूँ। और जैसे कि हमारे जो दैनिक जीवन में कुछ कहानी होती हैं, जैसे आप गवर्नेंस का आप क्या कर सकते हैं रोल। आप किसी तहसील में गए या फिर कहीं आप किसी कार्य में गए, तो आपका वो कार्य नहीं हुआ, ठीक है, आपका वो कार्य नहीं हुआ। वहीं आप एक ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे मिले, आपको वो कार्य उसने मतलब कम समय में करा दिया। तो वो आप कहानी यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप उसको समझा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या फिर किसी अन्य का कोई उदाहरण समझा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी बात प्रमाण हो जाएगी, ठीक है, प्रमाणित हो जाएगी। और सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो देखेगा कि और से ये अलग है, तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर से रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये गवर्नेंस वाला पार्ट है। इस तरह से आपको ये जो है अपने नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा गवर्नेंस वाला पार्ट। तो गवर्नेंस के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नेंस के बाद, तो सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सोशल जस्टिस आप कैसे तैयार कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए फिर से मैं कहूँगा कि दृष्टि के जो नोट्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि के नोट्स काफ़ी हद तक जो ऑथेंटिक माने जाते हैं। और जो ये साइड में जगह है, ठीक है, एक कोने में जगह छोड़ रखी है, ये करंट अफेयर्स को जोड़ने के लिए है। जो बेसिक एग्जांपल हैं उनको जोड़कर आप समझा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर शिक्षा से कोई निबंध भी पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए, स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा केवल उसके देश में होती है, जबकि विद्वान की सब जगह पूजा होती है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। तो ये क्या है, सोशल जस्टिस का पार्ट है। सोशल जस्टिस में जैसे कि आरटीई का प्रावधान है, ठीक है, आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 प्रमुख प्रावधान। तो ऐसे करके आप समझा सकते हैं। ये सब आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जीएस पेपर 4 के बारे में, ठीक है, जीएस पेपर 4 में ऐसा क्या है। जीएस पेपर 4 का आपको लग रहा होगा कि ये नया कुछ सब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये कई विषयों का समावेश है, ठीक है, ये कई विषयों का समावेश है और इसमें कई सारी विषय शामिल होते हैं। जैसे कि इथिक्स है, ठीक है, इथिक्स में दर्शन हो गया और समाजशास्त्र हो गया, और इसके अलावा जो नीति शास्त्र है वो हो गया। सत्यनिष्ठा, आपके अंदर सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए, एक जो अच्छा सिविल सेवक है उसके अंदर सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए, अभिरुचि क्यों होनी चाहिए, ठीक है, और वस्तुनिष्ठता किस प्रकार होनी चाहिए, और इसको लेकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ फिर से वही मैंने जो रणनीति है वही अपनाई है। जैसे कि मैंने टॉपिक इसमें डिफाइन कर लिए हैं, टॉपिक लिख लिए हैं, उसके अलावा उसके साथ साथ मैंने जितने भी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो तैयार किए हैं, और साथ साथ इसके शॉर्ट नोट भी रेडी किए हैं। फिर से मैंने जो रेफरेंस रखा है वो लेक्सिकॉन दृष्टि नोट्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा है। जैसे कि अगर टॉपिक हम देखें भावनात्मक समझ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक समझ, इसकी अवधारणा को लेकर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भावनात्मक समझ से आप क्या समझते हैं, भावनात्मक समझ के बारे में बहुत संक्षेप में बताइए, तो आप उसकी अवधारणा को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जो जगह छोड़ी है नीचे एक उदाहरण के तौर पे छोड़ी है। भावनात्मक समझ का मतलब क्या है आपका इसमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अलावा ये मैंने शॉर्ट में, ये केवल मुझे समझ में आ रहा होगा,
ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं और मैंने इसका अध्ययन किया है, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और जैसे कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, उनके उनके द्वारा जो कथन दिया गया है उसको लेकर भी यहाँ बात हो रही है, तो उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है, ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। मेंस एग्ज़ाम में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपका बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे भावनात्मक समझ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, तो वो भी आपका तैयार होना चाहिए। जैसे कि भावनात्मक समझ के अवयव क्या क्या हो सकता है, सामाजिक जागरूकता, स्व जागरूकता, संबंध प्रबंधन, आत्म प्रबंधन, आत्म प्रेरणा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से इसको तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो जो पूरा इथिक्स है वो भी मैंने इसी तरह से तैयार किया है। पहले उसकी डेफिनेशन लिख ली, जो टॉपिक है, डेफिनेशन लिखने के साथ साथ उसके कुछ कथन जो कुछ विशेष दार्शनिक लोगों ने दिए हैं वो लिखा। इसके साथ साथ कुछ विशेष चीज़ जैसे कि एग्ज़ाम्पल देके आप अपनी बात को प्रमाण सहित समझा सकते हैं। जो एग्ज़ामिनर है तो वो आपको अच्छे नंबर से रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम जो है हमने बात की है जो पॉलिटी हो गया, जीएस पेपर सेकंड और जीएस पेपर फोर्थ यानी कि इथिक्स के बारे में। तो अभी हम वीडियो को पॉज स्टॉप कर रहे हैं। अगली वीडियो में जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। आगे भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण रणनीति के साथ मैं फिर से आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। धन्यवाद।